खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, आपको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझसे अगर कोई पूछे कि ईद की सबसे बड़ी फैसिनेशन क्या है, मुझे ईद में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो मैं कहूँगा कि मिल बैठना। आप घर पे भी आपके ईद पर बहन भाई दोस्त अहबाब इकट्ठे होते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ मुल्कों से ईद गुजारने के लिए जब वापस आते हैं तो कभी आपकी 6 माह बाद मुलाकात हो रही होती है, कभी 1 साल बाद मुलाकात हो रही होती है। तो जब आप मिल बैठते हैं बहुत सारी बातें होती हैं, पुरानी बातें होती हैं, पुराने वाक़यात छेड़े जाते हैं, तो वो जो फैसिनेशन है ईद की मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और आज भी यही हो रहा है। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम कुछ पुरानी बातें करेंगे, कुछ ताज़ा बातें करेंगे, कुछ पुराने वाक़यात, कुछ उनकी पसंद के बारे में, कुछ नापसंद के बारे में। शायद वो ना बताएं, लेकिन बहरहाल कुरेदने में या पूछने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे साथ जो मेहमान उनका मैं तारुफ़ करवाता हूँ। जवाद अहमद साहब मौजूद हैं, चेयरमैन बराबरी पार्टी। गुलकार के तौर पर आप उनको जानते हैं और अब तो सियासतदान के तौर पर भी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने इस ईद पर हमारे लिए वक्त निकाला। सैयद नूर साहब हमारे लिए तशरीफ़ फरमाए हमारे प्रोग्राम में। और शाजी जो हैं वो एक पूरी तारीख़ हैं और जितना तजर्बा इनके पास है, जितनी हिट्स इन्होंने दी हैं, इससे ज़्यादा कामयाब मिसाल शायद किसी और की नहीं होगी। शाजी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और राशिद महमूद साहब तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं बाकियों की तरह। राशिद महमूद साहब को आप जिस रोल में देखें आपको पसंद आता है, जिस किरदार को उन्होंने निभाया कमाल कर दिया। और धीमे लहजे में विलन का किरदार जिस तरह से इन्होंने निभाया, और ये तो आगे जाके बात करते हैं कि ये इन्होंने सोचकर इख्तियार किया ये रास्ता, ये सफ़र, कि किस तरह से कंसीव किया इन्होंने कि विलन किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का लोगों को पसंद आएगा या क्या, तो आगे चल के बात करते हैं। असद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने भी अपने करियर में बेशुमार ड्रामे और फिल्में की और एक से बढ़कर एक। असद मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस ईद पर हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मारूफ फ़नकारा अदाकारा जिया अली। जिया अली, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। शाहजी, मैं शुरू करूँगा आपसे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये आप क्या करते हैं कि लोग उर्दू फिल्में बना रहे होते हैं तो आप पंजाबी बनाने लगते हैं, जब धड़ाधड़ पंजाबी फिल्में बन रही होती हैं तो आप उर्दू का तजर्बा करते हैं और फिर कामयाब भी हो जाते हैं। ये आप क्या सोच के करते हैं और कैसे करते हैं? देखिए, अगर आप लाइन में लगेंगे तो आपसे पहले लोग कामयाब हो जाएंगे। अगर लाइन तोड़ के आप अपना सफ़र शुरू करेंगे या अपना रास्ता इख्तियार करेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन ट्रेंडिंग भी एक चीज़ होती है ना, जैसे एक ज़माना था कि पंजाबी फिल्में बन रही थी और धड़ाधड़ बन रही थी और लोग पंजाबी देख रहे थे, आपने उर्दू फिल्में बनाना शुरू कर दी, और अब जब उर्दू बन रही हैं तो आप पंजाबी फिल्म आजकल बना रहे हैं। देखिए, आपको ट्रेंड सेटर होना चाहिए, भेड़ चाल में नहीं जाना चाहिए। मैं भेड़ नहीं बनना चाहिए, दूसरों को भेड़ बना लें आप अपने पीछे, खुद ना बने। और यही एक कामयाबी का जीना है, मैं समझता हूँ। थोड़ा सा भी आप दूसरों से डिफरेंट होंगे तो आप पहचान में आएंगे, यार ये डिफरेंट बात कर रहा है बंदा। अगर दूसरे लोग जो बात कर रहे हैं आप भी वही बात करें तो आप उनमें गुम हो जाएंगे। ये मेरी ज़िंदगी का फार्मूला रहा है। अच्छा राशिद साहब, ये बताइए कि एक विलन का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ इंडिया में, पाकिस्तान में, ये एक लाउड विलन होता है, चीखो पुकार करता है, अपनी धाक बिठाता है शोर शराबा करके। आपने धीमा लहजा अपनाया विलन का किरदार अदा करने के लिए, या आपने सोच के किया, ये आपने आइडिया कंसीव किया, ये या कहीं एक जगह पे आप इस तरह करने से हिट हो गए तो फिर आपने इसको अपना लिया, ये कैसे हुआ? पहले तो मैं शाजी से अभी आप वो कह रहे थे कि जब, क्योंकि मेरी फिल्म की जितनी मैंने सबके साथ काम किया जितने पाकिस्तान के, लेकिन मेरी प्रोफाइल में जो कोटेशंस है वो सारी की सारी फिल्में सैयद नूर साहब की है। राय जो विलन था, मैं ये जो आपने सवाल किया मैं उसको भी बड़े शॉर्ट लफ्ज़ों में उसका भी जवाब देता हूँ। हर फिल्म में मैं नेगेटिव रोल में, जागीरदार, एलीट में भी, गांव में भी, ये सारे कर। शाहजी के साथ जब मैंने सबसे पहली फिल्म की तो शाहजी ने राशिद ये रोल कर रहे, मैंने कहा शाहजी ये तो पैथेटिक प्योर एक ऐसा आप बस यही कर रहा तो बहुत अच्छा कर, रुला दिया था उस फिल्म ने स्क्रीन पे लोगों को। सुपर हिट शाहजी की प्रोफाइल की फिल्म में मैं बाप था और साइमा मेरी बेटी थी। हमने अल्लाह के फजल करम से लोग मान गए कि किसी बाप और बेटी के दरमियान जो एक कम्युनिकेटिव एफिलिएशन हो सकती, फिर उसकी कैप्चरिंग उसको। आपने जितनी भी फिल्में की सारी शाहजी की? नहीं, सबके साथ की मैं सारी, लेकिन शाहजी की जो पहले की तो उसके बाद ये जो अभी आप तज़किरा कर रहे थे पंजाबी का, ये जो अब तेरे बाजरे दी राखी, मैं उसमें भी हूँ। तो सो विलन की जो आपने बात की, विलन असल में विलन तो एक
कैफियत एक उसका नाम है ना जो आपकी फील में होती है। विलन जो होता है वो तो पोर्ट्रे डोमिनेशन कर रहा होता है, तो डोमिनेट जिसने करना है उसको ऊंचे बोलने की क्या जरूरत। मैं साहिब अख्तियार हूँ, मेरे पास सब कुछ है, 26 बंदे गने लिए खड़े, मैं क्यों कहूँगा वो तेरे, मैं उसको कहूँगा कि कभी कभी डराने के लिए तो बंदा नहीं वो होता है। शादी मैंने किया ना आपके, उसमें ये होता है डिपेंड कि आपको किस मोमेंट और किस पे वो रिक्वायर, लेकिन वो हमारे राइज भी रहता है मोस्टली लाउड एक्सप्रेशन। मैं ज़रा शामिल कर लूँ पाकिस्तान की एक मायनाज फनकारा अदाकारा जिया अली, बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आपको ईद के इस मौके पर। सबसे पहले तो बताइए क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है? ये कोविड-19 के दिनों में तो ज़्यादातर लोग घर पे रहे, तो आपके दिन कैसे गुजरे? वेल 2.5-3 महीने से बिल्कुल सुकून में थी ज़िंदगी और कुदरती निज़ाम के मुताबिक सब कुछ चल रहा था, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत टाइम से अकल आ गई थी एज अ ह्यूमन बीइंग के अगर आपकी सेहत सलामत है और आपने अपने ऊपर तवज्जो दी, एटलीस्ट दिन में 2 घंटे आपने अपने आप को दिए, बेशक वो आप इबादत में दें या अपनी सेहत को गौर करें, तो ये मुझे काफ़ी देर पहले ही समझ आ गई थी, तो मैं इसको प्रैक्टिस कर रही थी। मैं वैसे ही घर से बहुत कम बाहर निकलती हूँ, शूटिंग्स पे अगर अक्सर जाती हूँ वो भी कम काम करती हूँ, तो ये दिन मेरे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रहे सीरियसली। मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, मुझे अपने घर के काम खुद करने दोबारा याद आ गए, वापस आ गए। हमने घर की जो हेल्पर्स हैं उनके बगैर जो है वो जिंदगियां गुजारी हैं। सो आई फील क्वारंटाइन ने हमें एक नेचुरल जिंदगी और खूबसूरत जिंदगी और अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने की जो क्वालिटी, जितनी तारीफें आपने कर दी है, कोई ये वायरस से लोगों को मोहब्बत ना हो जाए कि ये तो, क्योंकि लोगों का दिल भर गया है घर में रहने के। मोहब्बत तो देखें अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान को उसने इतना मजबूत और ताकतवर बनाया है। जो इंसान बेहतरीन इंसान वही होता है जो अल्लाह की हर तरह की रजा में उसको हाँ करे और उन जगहों अच्छी और बुरी हर जगह से बेहतरी सिर्फ पॉजिटिविटी जो है वो निकाल सके। तो आप खुद देखें कि जो दुनिया पूरी शटडाउन हुई है उसमें कुदरती निज़ाम कितना बेहतर हो गया है जी। देखें कारोबार जो थोड़े ख़राब हुए हैं, इकोनॉमी ख़राब हुई है, वो सारी दुनियादारी की बातें हम कर रहे हैं जिसका हमें कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं है। जिन इंसानों ने बहुत पैसा बना लिया, बहुत नाम बना लिया, वो उतनी बेसुकूनी में हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तो ये कुदरत ने, या वो आप कोई भी वॉर कह ले, मैं इसको कितने सारे भी नाम ले लूं, को जो मर्जी कह ले, लेकिन जो कुदरती निजाम से हमारा सिस्टम जो पूरी दुनिया का सेट हुआ है वो कोई पैसा या पावर खर्च करके आप नहीं कर सकते। इंसान की ताकत में वो चीज नहीं थी। तो ये कितनी बड़ी पॉजिटिव चीज है। अगर आप इसकी तरफ ध्यान दें तो बाकी सारी चीजें जो हैं वो जिंदगी में आती रहती हैं, बनती रहती हैं, होती रहती हैं। ये कितना सब्र हमारे अंदर आ गया नेचुरली। बिल्कुल सही बात है। हमारे तो अंदर एक आर्टिफिशियल सी भाग दौड़ मची हुई थी जो हमारे अंदर बेसुकूनी पैदा नेचर के करीब गए हैं। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि हम 100% नेचर के करीब हुए हैं। तो क्यों बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं जरा आगे अच्छा पॉजिटिव मैसेज नहीं ले सकते। हाँ, दुरुस्त बात है। अच्छा जवाद साहब, आप माशाल्लाह गुलकारी में आपने बहुत बड़ा नाम कमाया, लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके फैंस हैं, फिर आपने सियासत में आने का फैसला कर लिया ये जानते हुए कि जब आप सियासत में आते हैं तो फिर गालियाँ भी पड़ती हैं, फिर आपके मुखालिफिन भी होते हैं, ये ज़्यादा चैलेंजिंग है। ये जानबूझकर और ये सोचते समझते हुए आपने ये वाला रास्ता इख्तियार कर लिया, जबकि आपके पास वो रास्ता पहले से मौजूद था जिसमें आपके इतने फैंस थे, आपको इतने लोग पसंद करते थे, आपको इतने लोग, आप जहां जाते थे आपके लिए नारे लगते थे। आपने क्यों किया ये फैसला? देखिए, मैंने शोबिस जो किया ना वो बड़ा छुप के किया बड़ा अरसा। असल में तो मैंने यही काम करना था। अब ये मैं बार बार बता रहा हूँ टेलीविज़न पे आजकल, क्योंकि मुझसे बार बार यही सवाल पूछा जाता है। तो मेरे रिश्तेदार जानते हैं, मेरे घर वाले तो छोड़ देने को, घर वाले तो आप कहेंगे जी वो तो वही कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ उनको। मेरे पुराने दोस्त जानते हैं, मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने से ये लेफ्ट ऑफ सेंटर की पॉलिटिक्स जो है समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को बचाएगी, जिसमें आप मिडिल क्लास, आम लोग, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, मजदूर, किसान, इनको लीडरशिप देने के लिए पॉलिटिकली मोबिलाइज करते हैं। वो जो गुलकारी वाला या शोबिस वाला एरा था जिसमें आपकी वो सरगर्मियाँ ज़्यादा थीं और ये कम थीं या नहीं थीं, तो आप उसको मिस करते हैं? कभी दिल चाहता है कि आप फुल फ्लैश उसी में चले जाएं? ये ज़रा चैलेंजिंग लग रहा है।
नहीं देखें, बात यह है कि शोबिस तो मेरे लिए इतनी खूबसूरत चीज़ है क्योंकि मैंने बेसिकली 2 चीज़ों में से चूज़ करना था। मैंने जब स्टार्ट किया ना अपना करियर, उससे पहले मैं जुपिटर्स में गाता था। मैं 5 साल वहाँ गाता रहा हूँ लेकिन उस ज़माने में मैं पढ़ता भी था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था UT लाहौर से। तो उस वक्त जब मैं कर रहा था तो मैं शौक भी कर रहा था और साथ मैं देख रहा था कि ये मौसीकी है क्या, मैं समझने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं इसी ख़ानदान से तो नहीं हूँ ना। तो मैंने जो भी किया है वो सीख के किया है। तो उस वक्त मैं क्रिकेट असल में खेलता था। मैं असल में अपनी यूनिवर्सिटी का भी कैप्टन रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो 16 लोग जिसमें सिलेक्ट होते हैं, मैं मेंबर रहा हूँ। मैं विल्स कप खेला हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर में रहा हूँ। लेकिन उन दोनों में से चूज़ करना था, मुझे होना था मशहूर किसी ना किसी तरीके से। सही। मेरे वालिदैन थे प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के, मैं बचपन से किताबें पढ़ रहा था उनकी। अब मैं प्रोफेसरों की औलाद क्या कर सकता था इसके अलावा कि मैं अब कोई नाम पहले को बनाऊं, उसके बाद कोई लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रूट था ये, और ये मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ। बिल्कुल ठीक। इसीलिए प्यार करता हूँ क्योंकि इसने मुझे बड़ा प्यार भी दिया है, लोगों की तरफ से इज्जत भी दी है। बिल्कुल सही बात है। असद मलिक साहब, आप को बहुत सारे आपके ड्रामाज ऐसे हैं जिसको आज भी लोग याद करते हैं। ख़ास तौर पर मैं दश्त ही से शुरू करूं अगर, तो वो ज़माना जिसमें आज भी अगर हम बात करते हैं कुछ मशहूर ड्रामों की, बड़े ड्रामों की जिन्हें बड़े बड़े लोग पैदा किए, तो वो PTV के उन ड्रामाज की बात होती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बेशुमार और ड्रामाज भी। आज के ड्रामा में और उस वक्त के ड्रामा में आप क्या फ़र्क देखते हैं? क्या आज भी उस तरह से 10 जैसा कोई ड्रामा बड़े बड़े स्टार्स पैदा कर सकता है या कर रहा है? कंपैरिजन आप किस तरह से करेंगे? कि जो पहले ड्रामा बन रहा था उसका एक माहौल हुआ करता था, आप उसके अंदर अपने आप को रहकर फील करते थे कि मुझे ये करना है। रियलिज्म ज़्यादा था उसके अंदर। तो अभी फैंटेसी और जो एक फेरी टेल जैसी एक का माहौल जैसा बनाया जा रहा है, तो वो उस पर ज़्यादा जोर है। और कंटेंट तो अब मैं माजरत चाहता हूँ, हमारे पास अभी कंटेंट की बेतहाशा कमी है। स्पेशली जो दूसरे चैनल्स हैं बाहर के देखें आप, और जो अभी नेटफ्लिक्स ने आके जो बिल्कुल ही आपका बिल्कुल एक डाइवर्स कर दिया हर चीज़, तो उसके हवाले से तो ड्रामा हमारा इन्हतात का शिकार है बहुत ज़्यादा। उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा साहब वजह क्या हुई इसकी आपके ख्याल में? देखें ना, तो अगर आप ये ले लें कि सर राइटर तो मौजूद है अभी भी, जो पहले कहानी लिखता था वो कहानी लिखने वाला अब भी मौजूद है, डायरेक्टर जो पहले था वो अब भी मौजूद है, तो क्या वजह है कि वो प्रोडक्शंस नहीं हो रही? क्या देखने वाला वो तब्दील हो गया है? देखें जी, बात यह है, मैं अब अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो आपको पूरा एक दिन चाहिए होगा इसके सारे डेफिसिट्स हैं या जितने भी इसकी शॉर्टकमिंग्स हैं उनको डिस्कस करते हुए। बेसिकली यहाँ पर 3-4 चीजें जिनका ख्याल नहीं रखा जाता। एक तो ये कि उस स्क्रिप्ट पर मेहनत नहीं की जाती, यानी स्क्रिप्ट अगर अच्छा आ भी गया है, चलो जी आए सारे, ये बंदा सब। फिर दूसरी बात यह कि चैनल्स के ऊपर सब लोगों ने अपने एक्टर्स फिक्स्ड है, वही शक्लें उन्हीं चैनल्स पे आपको ज्यादा नजर आएंगी। ये कोई तरीका नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर एक बहुत बड़ी चीज है जिसका यहाँ पे कोई वजूद ही नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर अदर देन डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी और डायरेक्टर जो होता है पूरा एक प्रोजेक्ट का, ये 3 बहुत बड़ी चीजें होती हैं। सो कास्टिंग डायरेक्टर का यहाँ पाकिस्तान में वजूद ही नहीं है कि आप अपनी कास्ट जो आपको चाहिए कैरेक्टर्स के हिसाब से आप उनको सेलेक्ट करें और फिर उनको अपॉइंट करें, उनको बुक करें, जो भी करना है। दूसरी बात यह है कि उसके लिए कोई रिहर्सल्स का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। यानी हम लोग जब PTV पे काम करते थे पहले, मुझे याद है हम पहले 2-2, 3-3 दिन जाकर रिहर्सल करते थे। बिल्कुल सही है। वो अभी जो शाहजी कह रहे थे ना कि आप अपना ट्रेंड मुतारिफ कराएं ना, ये एक ट्रेंड चल रहा है, आप उसी को फॉलो करते रहें तो वो फिर यही होगा, यकसानियत का शिकार हो जाएगा जैसा ड्रामा हुआ है। मजे मजे की बातें जा रही हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा शाह जी, आपने बेशुमार लोगों को बनाया, मुतारिफ कराया पहले,
उनका डेब्यू कराया है। मैं बेशुमार नाम, मुअम्मर राना हैं, जिया अली हैं, रेशम हैं, इरम हसन हैं, बाबर हैं, बेशुमार लोग हैं। असद मलिक हैं। असद मलिक, अच्छा असद मलिक, अच्छा असद में नज़र शबाब साहब की मैंने एक फिल्म लिखी, उसमें 3 हीरोज़ थे। तो मुझे कहा यार किनको करें तो असद बहुत डैशिंग था, बहुत यंग और बड़ा टॉल और बड़ी इसकी फिगर। मैंने कहा ये हीरो लें आप। उसमें तौकीर नासिर को लिया, फिर एक लड़का आमिर होता था उसको लिया, तो हिट हो गई वो फिल्म। तो मेरा सवाल ये था कि आप जब ये रिस्क लेते हैं, जाहिर है उसमें पैसा इन्वॉल्व है, आपके एफर्ट्स इन्वॉल्व हैं, आप किसी नए एक चेहरे को लेकर आते हैं तो जाहिर है आप एक बहुत बड़ा रिस्क भी ले रहे होते हैं। वरना हमारे यहाँ आप हमसाया मुल्क में भी देख लें कि 50-50 साल से वही हीरो आ रहे हैं, नया शख्स लेने का रिस्क लेना अफोर्ड नहीं करता है। तो आप ये इतना बड़ा जब रिस्क लेते थे तो किन चीज़ों को नाप तोल के आप ये करते थे? और फिर इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि कौन सा हीरो या हीरोइन आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरा या उतरी कि जिन्होंने आपको बहुत खुश किया मुस्तकबिल में जाके? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि असद साहब ने अभी एक बात की कास्टिंग डायरेक्टर की। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये नहीं है, यहाँ नहीं होते। लेकिन जो डायरेक्टर है एक्चुअली वही वो रोल अदा करता है कास्टिंग डायरेक्टर का। अब जहाँ वो अपने रोल के मुताबिक सही एक्टर चूज़ कर लेता है वो कामयाब हो जाता है। जहाँ वो उसका सिलेक्शन गलत होता है तो वो फेलियर की तरफ चला जाता है। तो लिहाजा मेरे साथ जो एक फॉर्चुनेट कहूँगा मैं अपने आप को कि मैं राइटर भी खुद हूँ। जब मैं लिख रहा होता हूँ तो वो किरदार की शक्ल जो है वो मेरे सामने आ जाती है, उसकी शबाहत मेरे सामने आ जाती है, और फिर मैं उसी एक्टर को लेता हूँ, चाहे वो कामयाब है, चाहे वो नाकाम है, चाहे वो नया है, चाहे वो पुराना है। अगर वो मुझे सूट कर रहा है मेरे रोल में तो यही वजह है कि बहुत सारे लोग जिनका कम बैक हुआ जिसमें शान नुमाया है। मैंने एक फिल्म घूंघट लिखी, संगम लिखी, तो शान वाज इन अमेरिका में बैठे हुए थे, तो उनकी वो नेशनलिटी होने वाली थी। तो मैंने उनको कहा आप आइए, मेरा तो ये होने वाला है तो आप ये देख लें। तो फिल्म इंडस्ट्री वालों ने तो मुझे भुला दिया है। मैंने कहा मैंने याद रखा है, आप आइए। वो आए, उन्होंने वो रोल किया घूंघट में और संगम में, और वो क्लिक कर गया, और वो आज हमारे सामने हमारे सुपरस्टार है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका विजन इतना स्ट्रांग हो कि बाकी रह गई कि इतने सारे हीरोज़ में किसने मुझे डिसअपॉइंट किया, किसने नहीं किया। मुझे तो सबने ही मेरे किरदारों को एक अच्छी शक्ल दी है, मेरे किरदारों को कामयाब बनाया, मेरी फिल्मों को कामयाब बनाया है। इसमें उनका एक कंट्रीब्यूशन है। तो मैं सबको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जवाद साहब को कभी आपने सोचा कि इनको भी फिल्म में आप? जवाद साहब को सोचा, मेरी एक कुलीग थी जिनको मैंने सरगम में मैं लेके आया था इंडिया से, ज़ेबा बख्तियार साहबा। उन्होंने फिल्म अनाउंस करना चाहिए, फिल्म बनाना चाहिए, तो हमने आपस में डिस्कस किया कि जवाद बड़ा हैंडसम है, बहुत ज़बरदस्त हैं, तो इनको लिया जाए। इनको कहा, ये भाग गए। क्यों भाग गए सर? फिल्म से क्यों भाग गए? नहीं, असल में मुझे नहीं समझ आया वो, जो मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए। और मैं पहले ही अपना वो एल्बम बना रहा था उस ज़माने में, मुझे याद है। तो एक ही काम मैंने कहा, अभी करते हैं तो बेहतर है। वैसे भी सही बताऊँ तो एक्टिंग जो है वो एक पूरा एक फील्ड है, और जिसके अंदर टैलेंट हो और जिसको शौक भी हो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो वो उसी को करनी चाहिए एक्टिंग, और बड़ा मुश्किल आर्ट फॉर्म है। आगे जाके सियासत में भी तो एक्टिंग करनी पड़ेगी, क्या करेंगे फिर आप? नहीं, मैं नहीं करता मैं सियासत में कोई एक्टिंग नहीं करता। हमारे यहाँ मुश्किल हो जाएगी सियासत इसके बगैर। सियासत में अगर ये जो आ रहे हैं ना, ये डिफरेंट वे से आ रहे हैं। एक्टिंग सर, एक्टिंग इज अ सेल्फ नेगेशन, जात की नफी। सेल्फ नेगेशन, सेल्फ नेगेशन, जात की नफी। व्हेन यू माइनस योरसेल्फ, एंटर इन द कैरेक्टर, दैट इज एक्टिंग। अब अगर ये दूसरे सियासतदान की तरह जो चल रहे हैं, ये भी अपनी ज़ात की नफ़ी करके कुछ अनजान से आदमी बन के सियासत करेंगे तो ये कामयाब नहीं होंगे। इनको अपनी ज़ात में रहते हुए वो करना चाहिए। माशाल्लाह। जब खला पैदा होता है किसी भी जगह पर, तो उस खला को पूरा करने के लिए ज़ाहिर है कोई ना कोई बाहर से ही आ जाए, वो जगह ले लेता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं, जैसे आपने खुद भी कहा कि यकसानियत का शिकार हुआ ड्रामा,
और उसमें एक रूम पैदा हुआ, खला मौजूद है। अब हम देख रहे हैं कि तुर्की के ड्रामों ने जगह ले ली है, खासतौर पर पीटीवी पर एक जो अर्तुगरुल गाजी है वो दिखाया जा रहा है। आप इस बारे में आप क्या समझते हैं कि ये खला पैदा हो जाने की वजह से इस तरह की चीज़ें जगह ले रही हैं, या फिर ये वाकई इस काबिल था कि इसको बाकियों को पीछे हटाकर इसकी जगह बनानी चाहिए थी? ये जो आजकल एक डिबेट चल रही है उसमें आपकी राय क्या, ये दिखाया जाना चाहिए था पीटीवी पर या नहीं? अगर एक चीज़ अच्छी है, उसको अच्छा बनाया गया है और देखने में अच्छी नजर आ रही है, समझ में आ रही है, और सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ मजहबी जज्बात जुड़े हुए हैं। और राशिद भाई के बारे में यहाँ सॉरी अपनी बात को मैं सबसे पहले तो सलाम करूंगा, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, बहुत लविंग ब्रदर। और ये उनका जो फर्नांडो वाला रोल है ना, जो रायना करके मुझे आज भी याद है, हालांकि बहुत पुरानी बात है। तो अमेजिंग अमेजिंग, राशिद भाई ने उन दिनों में कहते ना कि लकीरें फेर दी थी सबके ऊपर। तो भी मैंने बड़ा काम किया हुआ है। ये खला कभी पैदा नहीं होता। देखें, हम लोगों ने काम शुरू किया, कोई खला नहीं था। बेहतरीन सुल्तान राही साहब, हमायूं कुरैशी साहब, अदीब साहब, बहुत बड़े बड़े लोग, कवि साहब, आबिद अली साहब, अल्लाह ने गरीब फरमाए। तो ये लोग काम कर रहे थे। खला तो कभी भी नहीं होता, सिर्फ ये कि कोई स्टैंड आउट कर जाता है अपने किसी एक जेस्चर की वजह से, या किसी अपनी अपीयरेंस की वजह से, अपनी मतलब कोई भी रोल अच्छा कर जाए उसकी वजह से। मुझे वो फिल्म भी याद आ गई, आपने जो जिया अली का इनका डेब्यू था शायद, दीवाने तेरे प्यार के। मुझे ये इसलिए याद है कि ये मेरी जिंदगी की पहली फिल्म थी जो मैंने ज़माना तलबी में वो फिल्म मैंने कहा उससे आगे निकलते हैं, मैंने और भी बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं जो क्रेडिट है, हाँ जी, मैंने वो सारी फिल्म का क्रेडिट अपने प्रोड्यूसर सजाद गुल साहब को दिया था, सैयद नूर साहब को दिया था, मोहम्मद राना को दिया था, अपनी टीम को दिया था, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ करना नहीं आता था। वो प्रोफेशनल लोग थे, उन्होंने मुझसे अच्छा काम मैं इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूँ खास तौर पे कि मैं शादी को पहले भी बता रहा था शुरू होने से पहले कि मैंने जिंदगी की जो पहली फिल्म देखी सिनेमा में जाके, वो वाली फिल्म थी। पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। मतलब अगर इन्होंने क्वारंटाइन के हवाले से एक पॉजिटिव एंगल निकाल लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। नेगेटिविटी को ड्रेन कर देना चाहिए। तो जिया की बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो रह गई वो बात के क्रेडिबिलिटी की, तो क्रेडिट किसी एक चीज़ का तो एक शख्स का तो होता नहीं फिल्म में। जैसे उसने कहा कि टीम वर्क होता है, जी। तो उस टीम में मेरा भी हिस्सा रहा है डेफिनेटली, और बहुत बड़ा हिस्सा, सिर्फ हिस्सा नहीं। सही। वो जो पहले हम एक डिबेट कर रहे थे, आपकी क्या राय है उस पे? ये जो पाकिस्तान में आप क्यों नहीं मोहम्मद बिन कासिम पर ड्रामा या इस तरह की फिल्म्स बनाते? आप क्यों नहीं अपने हीरोज़ पे बनाते? क्यों हमें बाहर से ही हीरोज़ को लाके अपने यहाँ दिखाना पड़ता है? देखिए, मैं यही कहना चाह, ये तुगरल जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, असद ने बड़ी अच्छी बात की कि उसमें इस्लामिक सेंटिमेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको थोपना नहीं चाहिए। पीटीवी एक ऐसा इदारा है जिसको इस्तेमाल करके एक सीरियल वहाँ लॉन्च करना और ये कहना कि आप इसको देखें, तो बजाय इसके कि कहा जाए कि इसको देखें, ये कहना चाहिए कि इसको देखें और ऐसा बनाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप भी अपने हीरोज़ पे सीरियल्स बनाएं, अपने पाकिस्तानी जो हीरोज़ हैं उसको बनाएं और उसके सबक सीखें, ना कि ये कहा जाए कि आप नालायक हैं, आपको कुछ नहीं आता और ये देखें आप। आपकी राय इस पर? क्या खूबसूरत बात की है, माशाल्लाह। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है। जो लोग कोई मुमलकत चला रहे होते हैं ना, उनके जो फ़राइज़ हैं उनमें सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है वो इस मुल्क के लोगों को खुशहाली दें। ये जो काम है ये नहीं करने वाले इनके, ये काम है पीटीवी का या कोई कल्चरल जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके हैं, और उनको किससे बात करनी चाहिए? जैसे सैयद नूर साहब जैसे लोग हैं, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, आप उनसे बात करें और उनको कहें कि हाँ यार हमें इस तरह के ड्रामास बनाने चाहिए। लेकिन फिर होगा क्या? आपको उनको फंड भी करना पड़ेगा। ये तो आम लोगों को रोटी नहीं दे पा रहे, ये तो आम लोगों को दवाई नहीं दे पा रहे, तो ये इनको फंड करेंगे तो फिर वो आसान रास्ता निकालते हैं। इधर हर आदमी बादशाह बन जाता है। पहले नवाज शरीफ बादशाह थे, उससे पहले वो बेनज़ीर भुट्टो बादशाह थी, अब इमरान खान बादशाह है। जो दिल करता है वो कर देते हैं। वो जी ये लेके आ जाएं, वही ना जी, वो लेके आ जाएं जी, ड्रामा सबको दिखाएं। और भाई आप कैसे कह सकते हैं ये बादशाहत का तो दौर नहीं है,
तो पीटीवी के ऊपर तो लगाना ही, पीटीवी के ऊपर लगाना जुर्म है। पीटीवी पाकिस्तान का, पीटीवी पाकिस्तान का नेशनल टीवी है। आप इसके ऊपर कैसे किसी ड्रामे को आप दिखा सकते हैं जो कि पाकिस्तान का ना हो? आप किसी और जगह दिखा दो। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं बात करता, हमारे बने नहीं हुए मेरे पाकिस्तान टेलीविजन पे आप वो चीज आसान जिससे आप अपना पोर्ट्रेल और अपना मुजाहिदा, वो फिजिकल इम्प्लीमेंट्स रिक्वायर है, ये उन्होंने बनाया हुआ, ये कहानियां हैं। नसीम इजाजी साहब ने जो लिखा है ऐसा कभी नहीं हुआ हुआ। ये एक फैंटेसी होती है, एक वेल विशिंग होती है मोरल बिल्ड करने के लिए। तो क्या मोरल हमें दूसरों से किया करा, जो तोल के मुफ्त में मिलता है वो ला के आप टोस देते हो हम पे। ये जो आफ्टर इफेक्ट देखे ना आप, शाहीन पाकिस्तान टेलीविजन ने बनाया था, आखिरी चट्टान पाकिस्तान टेलीविजन ने बनाया। आप उस आफ्टर इफेक्ट को देखो, आप उन गिमिक्स को क्रिएट नहीं करो कि हमारी तबाहियां हुई कैसे। उस तारीख को दिखाओ ना। वो स्पेन आज भी किसी और फर्नांडो के कब्जे में। ये गिमिक्स हैं। मोरल देना है तो अपने अमल से दीजिए। आप हमें ड्रामों से ये ना सिखाइए सारे का सारा। बिल्कुल सही है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जरा प्रोग्राम में, बाकी बातें ब्रेक के बाद वापस आके करते हैं। हमारे साथ रहिए। ईद की खुसूसी प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही हैं। जियाली, मुझे ये बताइए कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है हर इंसान का, वो ज़िंदगी में ये करना चाहता है, ख़ास चीज़ उसने सोच के रखी होती है, वो आप कर चुकी हैं या कर रही हैं अभी? मेरा पैगाम उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए हमेशा से टेलीविज़न के ज़रिए यही है कि खुदारा हमारे मुल्क के जो सरबराह हैं, सो कॉल्ड सरबराह, सो कॉल्ड इदारे जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट कम्युनिटी को, आर्ट को, कल्चर को तवज्जो दें, रिस्पेक्ट दें। वो तो कैसे देंगे? मतलब उसका क्या आपका ख्याल में तरीका क्या है, क्या करें? मतलब तवज्जो कैसे दें उस पर, क्या करें? सर, जो हमारा हक है, जो हक है, जो जैसे लोग आपने स्टूडियो में बैठाए हुए हैं, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उस पर अमल करें। इन्हीं में से लोग उठा के जो है वो कल्चर मिनिस्टर बनाएं। इन्हीं में से लोग उठा के जिन्होंने बड़े काम किए हुए हैं, इस मुल्क को सर्व किया हुआ है, इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया में पॉजिटिवली रोशन किया हुआ है, सैयद नूर साहब जैसे लोग और इतने बड़े राइटर, आपके स्टूडियो में सारे नाम ऐसे भी बैठे बात कर रहे हैं, उनको वो पोस्ट दें जो वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। सही है, बट ईद का मौका था, थोड़ा संजीदा, ज्यादा संजीदा और गुफ्तगू हो गई। हुकूमतें, प्राइवेट चैनल्स जो हैं, ये जरूरी है। बिल्कुल सही है। रिलैक्स आ जाओ, ईद पे आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत हो गया। मैंने कहा आप ईद की बातों पे आ जाते हैं। ये ठीक कहा आपने, जो भी कहा सही है। असद भाई साहब, एक बात है तो कुछ लोग शायद इख्तलाफ कर भी सकते हैं, जो जिया कह रही हैं हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। मुद्दा है कि बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, आर्टिस्ट को बहुत सराहा जाता है, आवाम की सतह पर कम से कम। चले, हो सकता है हुकूमती सतह पर हम अपने काम से रिस्पेक्ट लेते हैं। हम लोग इतने टैलेंटेड लोग हैं, इस खित्ते के लोग इतने ऑनेस्ट हैं अपने काम के साथ, स्पेशली आर्टिस्ट, और इतने टैलेंटेड है, हम अपने काम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हमारी हुकूमतें, हमारे इदारे बिल्कुल हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो हमें प्यार जरूर करते हैं। मैं एक मिनिस्ट्री लेवल पे, हुकूमत के लेवल पे पॉलिसीज की बात कर रही हूँ। जी जी जी, दुरुस्त है। असद मलिक साहब, क्या आप इस बारे में कहना चाहेंगे? रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, रिस्पेक्ट बहुत मिलती है? जी जी बिल्कुल, जिया थोड़ी जरा जज्बाती हो गई, जो कि वो भी ईद के मौके अच्छी बात है। जज्बाती नहीं होगी, मैं सही बात कर रही हूं। जज्बात का मतलब जिंदा होना है। जी हाँ, जी हाँ, जी। अच्छी बात है, मैं वही सही कह रहा हूँ कि बात सही है। जहाँ जज्बात है वहाँ जिंदगी है। हमारी गवर्नमेंट ने हमें कहाँ फंड किया है कि हम ऐसी कोई चीज बना के दुनिया के सामने ले आए। एग्जैक्टली, थैंक यू जी। और राशिद भाई ने कहा कि उन्होंने हवाले दिए, 100% दुरुस्त बात की। शाहजी ने बिल्कुल सही बात की और जिया ने तो बिल्कुल बात खत्म कर दी। बात सिर्फ इतनी सी है, शाहजी और जियाली एक ही पेज पे हैं। जब उस्ताद शागिर्द बिल्कुल सही है, दो तरह के उनकी चीजों से मैंने सीखा है। जी जी जी।
दो तरह की आरा हैं, दो तरह की ओपिनियंस हैं। या तो हमें लोग पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, या फिर वही लोग जो हमें गालियां दे रहे होते हैं सामने आते हैं तो तस्वीरें भी उतारते हैं, हमें फैमिली के साथ भी खड़ा करते हैं, घर भी इनवाइट करते हैं, खाने भी खिलाना चाहते हैं। सिर्फ इतनी सी है कि आपने कहा कि ईद के हवाले से प्रोग्राम है और ईद का दिन है और यू नो ऐसी बातें नहीं, लेकिन फिर भी ये वो वक्त होता है जब ऐसे इश्यूज को जब उसके बारे में बात करते हैं तो लोग सुन रहे होते हैं। तो एक दो लोग भी उसमें से हसास दिल रखने वाले उसको असर ले तो यही कामयाबी होती है यहाँ पे, क्योंकि एजुकेशन ना होने के बायस, सोशल अवेयरनेस और एनलाइटमेंट ना होने के बायस बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। आपको अपनी बात आगे करने में, पहुंचाने में, समझाने में बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप अच्छे तरीके से आप एक चीज बनाएं और आप उसको स्क्रीन पर ले आएं, क्योंकि वो आपसे ज्यादा रिलेट करती है और उसके अंदर हमें हमारी गवर्नमेंट का साथ चाहिए होगा, वरना ये काम नहीं होने वाला। सही है जी। अच्छा शाह जी, लेकिन हम बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता कि टेलीविजन फिल्म जो है वो इफ यू अलाउ मी इंस्टीट्यूशन है सर, लोग इससे सीखते हैं। जी 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 बिल्कुल सही है। शाह जी, मैं सवाल था कि बाज़ औक़ात हम हुकूमतों से बतौर कौम भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, यानी किसी के गांव में अगर सैलाब आया तो जाहिर है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन बाज़ दफ़ा लोगों के ज़ाती नौइयत के जो मसाइल हैं, दो घर जो है ख़ानदानों में झगड़ा हो गया तो हम चाहते हैं कि हुकूमत आके इसको निपटाए। बहुत सारी चीज़ों में हम हुकूमत से, क्या इंडस्ट्रीज़ इदारे अपने अपने तौर पर इस काबिल नहीं हो सकते कि वो पिछले 60-70 साल की हमारी तारीख है, अब तक आपके ख्याल में इस इंडस्ट्री को अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो चुका रहना चाहिए था? क्योंकि मैं 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से जब से मैं सुन रहा हूँ, मैं यही बात सुन रहा हूँ कि हुकूमत को आके इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। क्या ये ज़रूरी है? पहली बात तो ये है कि इंडस्ट्री खड़ी ही अपने पाँव पे है, इसको किसी किस्म की किसी ने आज तक सपोर्ट नहीं किया है। गवर्नमेंट की सपोर्ट की बात इसलिए की जाती है कि जब आप कोई तजुर्बा करना चाहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो कोई भी प्रोड्यूसर प्राइवेट सेक्टर से आके पैसा लगा के अपने आप को रिस्क में नहीं डालता। अब हमें इदारे की इसलिए ज़रूरत है कि हमारा कनेक्शन कहीं भी नहीं है, हम कुएं के मेंढक हैं, हम अपने कुएं में बैठे, अपनी इस इंडस्ट्री में बैठे एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग भी कर रहे हैं। अब जब इदारा होगा, जब एक इदारा होगा तो उसमें कल्चर मिनिस्टर की भी ज़रूरत नहीं है, वो इदारा काम कर रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। मैं अब ज़रा अगर आप सबकी इजाज़त से मौजू को थोड़ा सा तब्दील करके आखिर में कुछ लाइट सी बातें करना चाहता हूँ। और लाइट बातें मैं बता देता हूँ आपको। हाँ बताइए। राशिद साहब ने कहा, वो जो बताया कि जो रोल करते हैं वो मुनव्वर ज़रीफ साहब बहुत हंसाते थे। अब वो सुनते थे कि वो औरतें हंसते थे, जा वे मर जाने, तू तो बड़ा ही हंसाना है, तू तो बड़ा ही हंसाना है, मर जाने। तो एक दिन वो आगे उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि देखो भाई, खुदा का वास्ता मेरी तारीफ इस तरह ना किया करें, मर जाना बड़ा ही हंसाता है, मर जाना। वो बेचारे मर गए। तो लिहाजा कोई बात मुंह से निकालने के लिए किसी आर्टिस्ट के लिए अच्छी बात निकाले, उसको दुआ दें, उसको दुआ दें। वैसे जिया, आपको जब आप पहली मर्तबा जब आपकी एंट्री हुई, जब आप आ रही थी या ऑडिशन हो रहा था या आपने फैसला किया कि आप फिल्म करेंगी, कैसी कैफियत थी? और फिर जब आप इनिशियली स्ट्रगल करना पड़ी, कैसी कैफियत थी उस वक्त? क्या आपके दिमाग में चल रहा था? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सजाद गुल से पूछा कि फिल्म के डायरेक्टर कौन है, फिल्म में हीरो कौन है, फिल्म में मेकअप कौन कर रहा है, मुझे डांस करना नहीं आता तो कोरियोग्राफर कौन है। ये मैंने 4-5 बड़ी बड़ी चीज़ें पूछी। सजाद गुल साहब को मैं खुद ही जानती थी, नूर साहब मतलब जानती थी कि एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, एक प्रॉपर पाकिस्तान का वाहिद फिल्म मेकर जो प्रोड्यूसर है खानदानी, उसका नाम है सजाद गुल, और उसका मर्ज अगर हो रहा है सैयद नूर टाइप डायरेक्टर के साथ, प्रोफेशनल तरीन जो स्क्रिप्ट राइटर है, जो कहानी को समझता है, जो नए लोगों से काम करवाना चाहता है, तो पीछे मेरे लिए सिर्फ आसानी हो गई थी कि मुझे सेट पे जाना था। और अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, हम सब ने मिलके इतनी मेहनत की। नूर साहब डांटते भी थे लेकिन प्यार से डांटते थे। हाँ, मुझे सुबह उठ के सबसे इजाज़त नहीं थी लेनी आती, कैमरा शुरू करने से पहले मुझे नहीं पता था, मैं उन दिनों मॉडलिंग करके आई थी तो मुझे ये सारी तहजीब नहीं पता थी, वो मैंने डांटे खा खा के सीखी। सबसे पहली दफ़ा जब मुझे कैमरा फेस करवाया तो सबसे मुश्किल गाना मेरे उस्ताद ने मुझे शुरू करवाया, जिसमें इतना डांस था, इतना रिदम था, तो जाहिर है
मैं कैमरे के आगे आके कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि मुझे डांस नहीं आता था। लेकिन माशाल्लाह सैयद नूर साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, इनकी हेल्प से मुझे सीन्स में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वो मैं नेचुरली आहिस्ता आहिस्ता उस रोल के अंदर आ गई थी। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने फैमिली की तरह उन लोगों के साथ काम किया। अनवर मकसूद साहब थे, उनकी सारी फैमिली थी, मेरा प्रोड्यूसर मोहम्मद राना, बेहतरीन को स्टार। तो मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ा और एक एक कदम पे जो है वो सैयद नूर साहब जो थे वो हेल्प करते थे। अच्छा, मुझे चूंकि अब ये जिक्र चल रहा है पहली परफॉर्मेंस के बारे में, और मैं असद मलिक साहब से भी यही पूछना चाह रहा था कि उनकी पहली जो पहला प्रोजेक्ट था उसके बारे में उनकी यादें कुछ शेयर करें। आपकी जो पहली बड़ी परफॉर्मेंस थी, पहला प्यार कहते हैं इसे, प्रोजेक्ट नहीं कहते हैं। पहला प्यार, आपका जो पहला प्यार था कॉलेज से जब आप निकले, आपने सिंगिंग की होगी, उसका तो तजुर्बा शेयर करें हमारे साथ। मैं बैंड में था उस वक्त जुपिटर्स में, पहला कॉन्सर्ट उनके साथ किया था। मेरा ख्याल है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का था या फातिमा जना मेडिकल कॉलेज का था, इनमें से किसी का एक कॉन्सर्ट था। तो वहाँ पे पहली दफ़ा परफॉर्म किया था मैंने एज ए लीड वोकलिस्ट ऑफ जुपिटर्स। तो बड़ा नया तजुर्बा होता है, आपको गला भी खुश्क हो जाता है गाते हुए, आपको इतने सारे लोग सामने बैठे होते हैं, पहली दफ़ा आप गा रहे होते हैं। प्रैक्टिसेस आपने या रिहर्सल जितनी मर्जी की हो, लेकिन जब आप ऑन स्टेज जाते हैं पहली दफ़ा तो आपको थोड़ा सा जिटरी फीलिंग होती है। तो वो तो हुई थी, लेकिन फिर ये होता है कि आप संभाल लेते हैं अपने आप को, और जो नहीं संभालता वो फिर नहीं संभलता बाद में भी। तो वो संभालना पड़ता है। हर एक के साथ ऐसे ही तजुर्बा होता है मेरा ख्याल है। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो नहीं करता। बस सिर्फ पॉलिटिक्स है जी, मैंने तो यही करना था। कितना शेयर रहेगा शोबिस का या नहीं जी, वो तो मेरी अर्निंग ग्राउंड है ये, लेकिन ये भी कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाएगी कि ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी जो ये मैं काम कर रहा हूँ अगर पार्टी बड़ी होना शुरू जला के कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो बड़ा नुकसान उठा रहा हूँ जी। अच्छा असद मलिक साहब, मुझे सर आखिर में आपकी बिल्कुल इब्तदाई दिनों की मैं बात करना चाहूँगा। पहला प्रोजेक्ट दश्त वो था जिससे आपको बहुत शोहरत मिली। तो आप जब इस पहले बड़े प्रोजेक्ट में अपीयर हो रहे थे, क्या आपकी फीलिंग्स थी और उसके बाद कैसे ज़िंदगी तब्दील हुई बतौर एक फ़नकार? देखिए, उससे पहले मैं फिल्म्स कर चुका था और शाहजी ने सही कहा है कि मेरी जो पहली फिल्म जो रिलीज़ हुई वो शाहजी की ही लिखी हुई थी। नज़र शबाब साहब उसके प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे और राइटर शाहजी थे। वहीं इनसे मुलाकात भी हुई और बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई, और बहुत शफीक और बहुत काइंड और बहुत फ्रेंडली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो वो तो एक्चुअली मेरा पहला शोबिस का प्रोजेक्ट वही था, लेकिन टेलीविज़न के हवाले से दश्त ही था। उसमें जो मेरी फीलिंग ऐसी सच कोई ख़ास इसलिए नहीं थी, मैं कोई ना डरा हुआ था। उसकी बड़ी वजह यह कि पीछे 2.5 साल का एक टेन्योर गुजरा हुआ था जो मैंने कैमरे के सामने और अपने दूसरे कॉलीग्स वगैरह के साथ गुजारा था, और मैं कंफर्टेबल था। और आप ये हैरान होंगे कि मेरी ज़िंदगी का जो पहला शॉट था, ज़िंदगी का पहला शॉट कैमरे के सामने प्रोफेशनल, वो ओके शॉट था, वो दोबारा नहीं लिया गया। मतलब दैट वाज एन ओके शॉट। ये नहीं कि मैं कोई बहुत ही बड़ा जबरदस्त आपको टेंशन में नहाना नहीं पड़ा जाके इस्तेमाल करने की चीज है ये स्विमिंग पूल में। तो एग्जैक्टली नहीं, पढ़े लिखे लोग थे आसपास, इस तरह से जो सुना हुआ था फिटनेस के बारे में वैसा कुछ देखा नहीं और अच्छा लगा। तो मेरे लिए बड़ा आसान हुआ ये सब कुछ। अल्टीमेटली तो डिपेंड करता है जी कामयाबी। जैसे आपने बहुत सारी कामयाबियाँ समेटी हैं, जिया ने बहुत सारी कामयाबियाँ समेटी हैं, और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट अपकमिंग इनकी आने वाली ज़िंदगी में इनका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारी सक्सेस जो है वो जवाद साहब का इंतज़ार कर रही है सियासत में, और शाहजी तो माशाल्लाह अभी पता नहीं 40-50 साल मज़ीद इंशाल्लाह फिल्में बनाएंगे और जो काम कर रहे हैं परफेक्शन के साथ कर रहे हैं हमेशा से, और बेशुमार फिल्में इन्होंने, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और शाहजी के साथ तो हमारा इस तरह का ताल्लुक़ है कि कभी भी झूठी तारीफ़ करनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो किया इन्होंने हमेशा एक परफेक्शन के साथ किया। और जब राशिद साहब जैसे लोग इनकी फ़िल्मों में रंग भरने के लिए मौजूद हों तो वो क्यों नहीं कामयाब होंगी। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आपने ईद के इस मौके पर हमें हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, हमारे शो में शिरकत की, इन लम्हात को यादगार बनाया। जी अली आपका बहुत शुक्रिया, असद मलिक साहब आपका भी, और आप तीनों आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।